वेलकम टू एनसीईआरटी कैंप। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सीबीएसई क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 5 चैलेंजेस टू एंड रिस्टोरेशन ऑफ कांग्रेस सिस्टम पार्ट 2। तो इस वीडियो में हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग बेसिकली इस वीडियो में बात करेंगे फोर्थ जनरल इलेक्शंस के बारे में। आपके बुक में जो पेज नंबर 86 से 91 में दिया गया है, तो फोर्थ जनरल इलेक्शन जो 1967 में हुआ था, तो इसमें बात करेंगे। जो टॉपिक्स है आप यहाँ देख सकते हो, कॉन्टेक्स्ट ऑफ द इलेक्शन, नॉन कांग्रेसिज्म क्या है, कोalition क्या होती है, डिफेक्शन क्या होती है, इन सब टॉपिक्स पे हम लोग बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं कॉन्टेक्स्ट ऑफ इलेक्शन से। तो सबसे पहले 1967 का इलेक्शन के बारे में अगर हम लोग जानना चाहें, 1967 में जो इलेक्शन हुई थी, जनरल इलेक्शन जो हुई थी, तो उस समय कंट्री का माहौल कैसा था, कंट्री में क्या चल रहा था। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले उसके बारे में हम लोग थोड़ा जानते हैं। देखो, कांग्रेस आपको अगर पार्ट 1 वाली आपने वीडियो अगर देखी होगी तो आपको पता होगा कि 1967 में क्या हुआ। इस समय जो कांग्रेस के जो पीएम उस समय प्रेजेंट थे वो थे कौन? इंदिरा गांधी, है ना। एक साल पहले ही, एक साल भी नहीं हुए थे, 1966 में इंदिरा गांधी को प्राइम मिनिस्टर बनाया गया था। के कामराज या उनके कुछ जो दूसरे सपोर्टर्स थे, उनके साथ, उनके सपोर्ट से मिल के वहां पे देखेंगे हम लोग कि इंदिरा गांधी जो है वो पीएम बन जाएंगी सिंडिकेट ग्रुप के हेल्प से। और विद इन अ ईयर, दैट इज 1967 में इनको कंट्री को लीड करना पड़ेगा। ये टाइम वो था जब हमारी कंट्री की सिचुएशन बहुत अच्छी नहीं थी। हमारे कंट्री में बहुत सारे दूसरे प्रॉब्लम्स थे, हमारे कंट्री में बहुत सारे दूसरे प्रॉब्लम्स थे। अगर हम लोग बात करें तो ये एक पहला इलेक्शन था। देखो, 1967 से पहले भी इलेक्शंस हुए थे। कौन कौन से ईयर में? आप देखो, 52 में हुई थी, 57 में हुई थी, 62 में हुई थी। तो 52, 57, 62 इन सब इलेक्शंस में कांग्रेस के पास एक बहुत बड़े लीडर थे, जवाहरलाल नेहरू। लेकिन ये एक ऐसा इलेक्शन था जो नेहरू जी के बिना हो रहा था। इससे पहले नेहरू जी लीड कर रहे थे, लेकिन 64 में, 1964 में उनकी डेथ हो जाएगी। और अब कांग्रेस पार्टी को इलेक्शन में कौन लीड कर रही थी? इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी जो है ये कांग्रेस को ये लीड कर रही थी। और इनके इलेक्शंस होने से पहले, 1967 में इलेक्शन होने से पहले हम लोग देखेंगे 64 में नेहरू जी की डेथ हो जाएगी, बहुत बड़े लीडर कांग्रेस के चले जाएंगे। 66 में हम लोग देखेंगे कि शास्त्री जी की डेथ हो जाएगी। तो पिछले 2-3 सालों में कांग्रेस के काफी सारे बड़े लीडर्स जो है, जो बड़े लीडर जो है उनकी डेथ हो गई थी। नेहरू जी की डेथ हो गई थी, शास्त्री जी की डेथ हो गई थी। तो कहीं ना कहीं इंदिरा गांधी जी के ऊपर काफी प्रेशर था। इसके साथ ही इंदिरा गांधी जी की अगर हम लोग बात करें तो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस लीडर थी नहीं। जिस तरह के लीडर नेहरू जी थे, जिस तरह के लोग नेहरू जी को चाहते थे, क्या वैसा ही सपोर्ट इनिशियल टाइम में इंदिरा गांधी जी के लिए था? नहीं। वो पॉलिटिकल नो वॉइस थी। नो वॉइस का मतलब है कि वो एक तरह से शुरुआती दौर में थोड़ी सी अनजान थी, नई नई थी। उनको बस 1 साल हुआ था पार्टी में आए हुए, उनको पार्टी में आए हुए तो काफी साल हो गए थे, गवर्नमेंट चलाते हुए 1 साल से भी कम टाइम हुआ था उनको। इसी टाइम में हम लोग देखेंगे कि अमेरिका से प्रेशर आएगा। और अमेरिका से जो है, अमेरिकन गवर्नमेंट जो है, यूएस प्रेशर जो है, अमेरिकन गवर्नमेंट क्या करेगी? इंडियन गवर्नमेंट को बोलेगी कि आप क्या करो, आप अपने रुपये की वैल्यू को डी वैल्यू करो, आप अपने रुपये की वैल्यू को क्या करो? कम करो। तो पहले रुपीस का वैल्यू जो था वो $1 में 5 रुपए के से भी कम मिलता था, और अब लगभग $1 में 7 रुपए से भी ज्यादा हो गया। मतलब रुपये की वैल्यू क्या हो गई? कम हो गई, डी वैल्यू होना इसे बोलते हैं। और ये करना पड़ा इंडियन गवर्नमेंट को। जब उस समय इंदिरा गांधी जी लीडर थी, उनकी गवर्नमेंट थी, तो ये करना पड़ा। क्यों? क्योंकि बहुत चांसेस है कि यूएस की तरफ से प्रेशर आया और इस कारण से उनको ये करना पड़ा। ये लाइकली है कि उनके यूएस प्रेशर में ये ऐसा करना पड़ा। इससे होता क्या है? अगर आपकी इकोनॉमिक्स है तो आपने, आपको ऑफ कोर्स आपको पता होगा। अगर आपको नहीं पता है तो आप मुझे कमेंट करना, मैं आपको बता दूंगा कि बेसिकली ये डी वैल्यू होने से प्रॉब्लम क्या आती है कंट्री के। ये एक अलग टॉपिक है, ठीक है ना। तो डी वैल्यू करना पड़ा हमारे कंट्री में। अगर हम लोग देखेंगे कि इस टाइम के दौरान, 1967 का जो टाइम था, इस पीरियड के दौरान बहुत सारे जो है वो चेंजेस हुए। ऐसी कुछ मेजर चेंजेस हुई जिसने हिस्ट्री बनाया। कांग्रेस की जो डोमिनेंस थी, जो कांग्रेस पार्टी सिस्टम थी, कांग्रेस सिस्टम जो थी, इसके ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लाके खड़ा कर दिया 1967 के इलेक्शन ने। इसीलिए 1967 के इलेक्शन की अगर हम लोग बात करें तो ये एक लैंडमार्क इवेंट है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट है। अगर हम लोग बात करें इंडिया की पॉलिटिकल और इलेक्टोरल हिस्ट्री की, इंडिया की पॉलिटिकल सिस्टम की बात करें, क्यों? क्योंकि ये वो टाइम था जब इंडिया में कांग्रेस सिस्टम जो थी, कांग्रेस ये पार्टी सिस्टम जो थी, इसको चैलेंज मिला था।
इसको चैलेंज मिला था। देखते हैं कैसे हुआ था ये। तो 1967 के इलेक्शन के दौरान में क्या सिचुएशन क्या थी, यहां मैंने पॉइंट वाइज डाल दिया है, आप देख सकते हो। हमारे कंट्री में लगातार मॉनसून फेल हो रही थी, हमारे कंट्री में वाइड स्प्रेड ड्रॉट था, सूखा था, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कम हो रहा था, फूड की शॉर्टेज थी हमारे कंट्री में। मैंने पिछले वीडियो में बताया था, शास्त्री जी को अपील तक करना पड़ा था फास्टिंग के लिए। इसके साथ ही हमारे कंट्री में जो फॉरेन एक्सचेंज है ये भी काफी कम हो गए थे। फॉरेन एक्सचेंज का मतलब क्या होता है कि हमारे कंट्री के सेंट्रल बैंक के पास क्या होती है, डॉलर होती है, यूरो होती है। डॉलर क्या, अमेरिका वाली, यूरो जो यूरोप में चलती है, इसके अलावा गोल्ड। तो इन सब के रिजर्व होते हैं, काफी सारा होता है, तो इनको बोलते हैं फॉरेन रिजर्व। तो ये जो फॉरेन रिजर्व है, फॉरेन एक्सचेंज जो है, ये हमारे कंट्री में ये कम हो रही थी। हमारे कंट्री में इंडस्ट्री बहुत सही तरीके से वर्क नहीं कर पा रही थी, प्रोडक्शन कम था, एक्सपोर्ट कम था। और क्योंकि 1962 का वॉर हम लोग हार गए थे, तो हमें अपने मिलिट्री को फिर से दोबारा खड़ा करना था। क्योंकि अगर 1962 का वॉर हार गए थे, फिर से 10 साल 20 साल 15 साल के बाद फिर से अगर चाइना अटैक कर दे, तो हमें अपने आप को रेडी करना था। तो इसके लिए हमने क्या किया, हमने अपने मिलिट्री के ऊपर बहुत सारा खर्चा करना स्टार्ट कर दिया। तो मिलिट्री एक्सपेंडिचर जो है ये बढ़ गई। ठीक है, अब मिलिट्री के ऊपर जब बहुत सारा रिसोर्सेस खर्च करेंगे, तो कहीं ना कहीं से तो रिसोर्सेस की कमी होगी। तो बहुत सारा रिसोर्सेज जिससे हम लोग स्कूल बना सके, बहुत सारे स्कूल, बहुत सारे रिसोर्सेज जिससे हम लोग कुछ और दूसरे डेवलपमेंट के वर्क कर सके, इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर सके, उन सब चीजों को लगा दिया गया मिलिट्री में। और ये जरूरी भी एक तरह से था, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे कंट्री की नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर खतरा था। तो ऐसी सिचुएशन थी 1967 की। और तुम सोचो, जब ऐसा सिचुएशन है, फूड की कमी है, महंगाई है, अनएम्प्लॉयमेंट है, लोगों को प्रॉपर्ली डेवलपमेंट नहीं मिल रहा है, क्या लोग हैप्पी रहेंगे? डेफिनेटली नहीं। लोग काफी नाराज थे, लोग काफी नाराज थे। तो पीपल का रिएक्शन क्या था 1967 के टाइम के दौरान? देखेंगे कि ये जो इकोनॉमिक कंडीशन था हमारे कंट्री में, जो इकोनॉमिक कंडीशन इतना खराब था, इसके कारण प्राइस राइज बहुत ज्यादा था, महंगाई थी, लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। जो इसेंशियल चीजें हैं, जो जरूरी खाने पीने की चीजें हैं, इनकी कमी हो गई, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा बढ़ गया, लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, लोग बंद बुला रहे थे, हड़ताल बुला रहे थे। और ये काफी कॉमन फीचर बन गया। हर कुछ टाइम के बाद में हम लोग देखते थे लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे गवर्नमेंट के अगेंस्ट, हड़ताल बुला रहे थे, स्ट्राइक कर रहे थे। ये वो टाइम पीरियड था जब हमें कुछ रिलीजियस, कुछ वायलेंस भी देखने को मिलता है, कम्युनल टेंशंस भी देखने को मिलती है। तो बहुत ही केओटिक सिचुएशन था ये 1967 का जो ये टाइम है वो। जब ये सब कुछ हो रहा था, लोग जब रिएक्ट कर रहे थे सिचुएशन के ऊपर में, तो जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी है, जो कांग्रेस पार्टी को छोड़ करके जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी है, वो लोग कैसे शांत रहे? डेफिनेटली वो लोग तो क्या करेंगे, दूसरे जो पार्टी है उसके अगेंस्ट में क्या करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे। तो ये लोग जो है, जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी है, ये लोग जो अपोजिशन पार्टी जो है, ये लोग पब्लिक प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज कर रही थी गवर्नमेंट के अगेंस्ट में, गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशराइज डालने के लिए, प्रेशर डालने के लिए। जो कम्युनिस्ट पीपल जो है, कम्युनिस्ट पार्टी जो है, सोशलिस्ट पार्टी जो है, ये कांग्रेस के ऊपर, जो गवर्नमेंट जो है, उस गवर्नमेंट के ऊपर और ज्यादा जो है एक तरह से प्रेशर डाल रही थी कि वो लोग और ज्यादा इक्वालिटी लेके आए हमारे कंट्री में। क्योंकि देखो, ये वो टाइम पीरियड था जब हमारे कंट्री में जो रिच एंड पुअर के बीच का जो डिफरेंस जो है, वो तो आज भी है, लेकिन उस टाइम में और भी कहीं ना कहीं काफी ज्यादा था। इसके साथ ही हम लोग देखेंगे कि कुछ ऐसे ग्रुप, इसके साथ ही हम लोग देखेंगे कुछ ऐसे ग्रुप जो थे, उन्होंने कुछ आर्म्ड स्ट्रगल भी स्टार्ट कर दिए वेपन्स के साथ। ऐसे तो देखो, अगर आपको गवर्नमेंट से प्रॉब्लम है तो आप प्रोटेस्ट करते हो, पीसफुल प्रोटेस्ट करते हो, वो आपका हक है। लेकिन यहां तो आर्म्ड लेके, वेपन्स लेके गवर्नमेंट के अगेंस्ट जो है वो प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गए। ठीक है, तो ये भी प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा था। अब जब लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो गवर्नमेंट को यह देखना चाहिए था कि लोग क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अगर नॉर्मली पीसफुल तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट को यह देखना चाहिए था कि लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनको जरूर कुछ प्रॉब्लम है, तभी तो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। गवर्नमेंट को चाहिए था कि लोग, गवर्नमेंट उनका सुने, गवर्नमेंट उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का ट्राई करे। गवर्नमेंट कर भी रही थी, लेकिन लोग सेटिस्फाइड नहीं थे। उल्टा गवर्नमेंट क्या कर रही थी, गवर्नमेंट इसको लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम के तौर पर देख रही थी। गवर्नमेंट देख रही थी कि जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये कंट्री में जो सिचुएशन जो है, जो लॉ का सिचुएशन है, लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन जो है, इसको खराब कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट इनके अगेंस्ट एक्शन लेती थी। इससे लोग और भड़क जाते थे और गुस्सा हो जाते थे।
ठीक है, तो इससे और पब्लिक जो अनरेस्ट है, लोगों के मन में जो अनरेस्ट है, लोगों के मन में जो गुस्सा है, जो और फूट पड़ा, और गुस्सा हो गए, और नाराज हो गए, और प्रोटेस्ट कर रहे थे। अब गवर्नमेंट के लिए वर्क करना बहुत मुश्किल हो रहा था। ऑल्दो मैं बता दूं, गवर्नमेंट अपने साइड से ट्राई बिल्कुल कर रही थी कि सिचुएशन को संभाला जाए, लेकिन कहीं ना कहीं इकोनॉमिक सिचुएशन, इतने सारे प्रॉब्लम्स एक साथ में आ गए थे, तो ये चीजों को और ज्यादा से ज्यादा ये खराब बना रही थी। तो ऐसा सिचुएशन था 1967 का। अब तुम सोचो, एक कंट्री में अगर ऐसी सिचुएशन हो और उस समय अगर इलेक्शन करवा दिए जाए, क्या लोग उस गवर्नमेंट को वोट करेंगे? बहुत कम लोग वोट करेंगे, और ऐसा हुआ भी। ठीक है, ऐसा हुआ भी। उससे पहले एक कॉन्सेप्ट है नॉन कांग्रेसिज्म। नॉन कांग्रेसिज्म जो है, ये कॉन्सेप्ट जो है, ये हम लोग समझते हैं क्या होता है कि नॉन कांग्रेसिज्म, ये जो हम लोग देख रहे हैं कि अलग अलग पार्टी जो क्या कर रही थी, गवर्नमेंट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रही थी, गवर्नमेंट के कांग्रेस के पार्टी के अगेंस्ट अपोज कर रही थी, प्रोटेस्ट कर रही थी। उनको एक बात समझ में आ गया, एक ये बात समझ में आ गया कि कांग्रेस रूल इसलिए कर रही है, क्या कांग्रेस पावरफुल है इसीलिए? इससे भी कहीं ज्यादा बड़ा फैक्टर है कि जो ऑपोजिशन पार्टी है, वो ऑपोजिशन पार्टी एक साथ नहीं है। ऑपोजिशन पार्टी को क्या करना पड़ेगा, एक दूसरे से हाथ मिला करके एक साथ कांग्रेस के अगेंस्ट जो है वो लड़ना पड़ेगा। कांग्रेस के अगेंस्ट ऑपोजिशन पार्टी को एक होना पड़ेगा। अगर ये लोग एक हो जाएंगे तो कांग्रेस पार्टी को भी क्या कर सकते हैं, ये लोग ऑपोजिशन चैलेंज कर सकते हैं। तो इनको ये समझ में आ गया कि ये अलग अलग रह करके कांग्रेस को नहीं हरा सकते हैं, साथ में आएंगे तो हरा भी सकते हैं। तो इनको ये रियलाइज हो गया कि इनका बीच का जो डिवीजन है, पॉलिटिकल पार्टी का, जो ऑपोजिशन पार्टीज जो है, उनके बीच का जो डिवीजन जो है, ये कांग्रेस को पावर में रखे हुए है। कांग्रेस को अगर पावर से हटाना पड़े है तो क्या करना पड़ेगा, ऑपोजिशन पार्टी को साथ में आना पड़ेगा। तो जो पार्टी टोटली अलग थी एक दूसरे की आइडियोलॉजी से, वो भी साथ में आ गई। जो पार्टी अलग अलग पार्टी थी, पार्टी ए, पार्टी बी, पार्टी सी, ए बी सी, अलग अलग पार्टी है, इनकी आइडियोलॉजी अलग है, वर्किंग करने का तरीका अलग है, लेकिन ये लोग भी एक बार के लिए साथ में आ गया। क्यों? एम क्या था? कांग्रेस को हराना है, कांग्रेस को हराना है, इनका एम ये था। तो अपना आइडियोलॉजी को थोड़ा देर के लिए साइड में रख के ये लोग साथ में आ गए। ठीक है, ताकि इन लोगों ने आपस में सीट की शेयरिंग की। ठीक है, और ये एम बस यही था कि कांग्रेस को हराना है। तो हम लोग देखेंगे जब इलेक्शन होगा तो कांग्रेस पार्टी के अगेंस्ट में जो बाकी ऑपोजिशन पार्टी जो है वो एक साथ आके लड़ेगी, इसको बोलेंगे एंटी कांग्रेस फ्रंट। ये जो अलग अलग पार्टी जो ग्रुप बना के एक साथ चैलेंज कर रही है कांग्रेस को, इसको बोलेंगे एंटी कांग्रेस फ्रंट। तो अलग अलग डिफरेंट स्टेट में एंटी कांग्रेस फ्रंट जो है ये बनाया गया। हम लोग अभी नॉन कांग्रेसिज्म समझ रहे हैं कि नॉन कांग्रेसिज्म क्या है, आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा। ये जो अपोजिशन पार्टीज थी, इनको ये लगा कि अभी बहुत सही मौका है। एक तो इंदिरा गांधी बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है नहीं, नई नई लीडर आई है, एक साल भी नहीं हुआ है। ऊपर से कांग्रेस पार्टी के अंदर भी थोड़े बहुत कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी। आप याद करो, कांग्रेस पार्टी के अंदर इंदिरा गांधी और सिंडिकेट जो ग्रुप था, उनके बीच में भी कुछ पावर को लेकर के स्ट्रगल चल रहा था। इंदिरा गांधी और के कामराज और जो सीनियर लीडर्स हैं, उनके बीच में भी कुछ पावर को लेकर स्ट्रगल चल रहा था। कांग्रेस पार्टी के अंदर में भी छोटे छोटे ग्रुप्स बने हुए थे। तो इनको ये एक अपॉर्चुनिटी लगा, जो अपोजिशन पार्टी जो है उनको ये अपॉर्चुनिटी लगा, अपोजिशन पार्टी को अपॉर्चुनिटी क्या लगा कि ये बिल्कुल सही मौका है कांग्रेस को पावर से हटाने का। तो चलो साथ में हो जाते हैं, साथ में हो जाएंगे, एक साथ लड़ेंगे। इंदिरा गांधी भी नई नहीं है, कांग्रेस पार्टी के अंदर में कुछ प्रॉब्लम्स भी है, चलो एक साथ आके लड़ते हैं, कांग्रेस को हटाते हैं। इसीलिए एंटी कांग्रेस फ्रंट बनाए गए अलग अलग स्टेट में। तो ये जो पूरा प्रोसेस है यही है नॉन कांग्रेसिज्म। ये जो पूरा अभी हम लोगों ने समझा यही है नॉन कांग्रेसिज्म। एक बहुत बड़े सोशलिस्ट लीडर राम मनोहर लोहिया, बहुत बड़े लीडर, सोशलिस्ट लीडर, इन्होंने ये आइडिया दिया नॉन कांग्रेसिज्म का। इन्होंने ये जो पूरा चल रहा है ना, इन्होंने इसको टर्म दिया नॉन कांग्रेसिज्म। ठीक है ना? तो लोगों ने जब इनसे पूछा, लोगों ने जब ये ऑपोजिशन पार्टी से पूछा, ऑपोजिशन पार्टी ए बी सी, ये लोग साथ में जब आ गए कांग्रेस को हराने के लिए, ए बी सी साथ में आ गए क्या करेंगे, कांग्रेस को हराने के लिए। तो लोगों ने इनसे पूछा कि आपकी तो आइडियोलॉजी अलग है, आपकी तो आइडियोलॉजी अलग है, पार्टी ए बी सी आपकी तो आइडियोलॉजी अलग है, तो आप लोग तो साथ में कैसे आ गए? बस कांग्रेस को हराना है इसलिए साथ में आ गए। तो इनका कहना यह था, इन्होंने क्या जस्टिफाई दिया, इनकी जस्टिफिकेशन क्या थी,
इनका कहना यह था कि कांग्रेस की जो रूल अभी है, जो हो रही है कांग्रेस की रूल, ये अनडेमोक्रेटिक हो गई है। ये पुअर पीपल का ख्याल नहीं रखती है, जो जनरल ऑर्डिनरी पीपल, सामान्य जो लोग हैं उनका ख्याल नहीं रखती है, उनके इंटरेस्ट का ख्याल नहीं रखती है। इसीलिए हमें साथ में आना पड़ा है। इसीलिए नॉन कांग्रेस पार्टी जो है, ये डेमोक्रेसी को बचाने के लिए इनको साथ में आना जरूरी हो गया इनके लिए। इसीलिए हमने अपनी आइडियोलॉजी को थोड़ा देर साइड में रख के हम लोगों ने पहले डिसाइड किया है कि कांग्रेस को हराएंगे और डेमोक्रेसी को कंट्री में फिर से जिंदा करेंगे। यह कहना था इन पॉलिटिकल पार्टीज का। तो देखेंगे कि देखो, आपने देखा कि कांग्रेस एक तरह काफी वीक पोजीशन में एक है। 1967 का टाइम पीरियड है, लोग नाराज है, पॉलिटिकल पार्टी जो अपोजिशन पार्टी है वो भी एकदम साथ में आ गई है। फाइनली ऐसे माहौल में इलेक्शन होगा। 1967 जो हमारा फोर्थ जनरल इलेक्शन था, ये ऐसे माहौल में ये इलेक्शन करवाया जाएगा। फरवरी के महीने में जो है ये होगा। अब ये जो जनरल इलेक्शन हुए थे, जनरल इलेक्शन मतलब जो कंट्री के लिए होता है, इसके साथ स्टेट में भी इलेक्शंस हुए थे। देखो, जैसे एक तो होता है कि गवर्नमेंट आती है, दिल्ली गवर्नमेंट, दिल्ली में जो गवर्नमेंट आती है जो सेंट्रल गवर्नमेंट वाली होती है। इसके अलावा अलग अलग स्टेट में, बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र, यूपी, बिहार, झारखंड, अलग अलग स्टेट में, तमिलनाडु, महाराष्ट्र में, तो अलग अलग स्टेट में जो गवर्नमेंट आती है, स्टेट असेंबली, इसके भी इलेक्शन इसी टाइम करवाए गए थे, साथ में करवाए गए थे। स्टेट वाले इलेक्शन और पूरा कंट्री का इलेक्शन दोनों साथ में कराया गया था 1967 में। ये वो टाइम था जब कांग्रेस ने इलेक्शन को फेस किया विदाउट नेहरू। नेहरू जी नहीं थे, 1964 में डेथ हो गई थी उनकी, नहीं थे वो। लोगों के मन में डिसकंटेंट था, लोगों के मन में थोड़ा सा था, बिकॉज इकोनॉमिक सिचुएशन अच्छी थी नहीं। अपोजिशन पार्टी बहुत ही एक तरह से देखे तो यूनाइटेड थी कांग्रेस पार्टी के अगेंस्ट में। जब रिजल्ट आया तो कांग्रेस के लिए यह काफी शॉकिंग था। जब रिजल्ट आया तो इसको हम लोग बोलते हैं कि एक तरह की ये क्या थी, पॉलिटिकल अर्थक्वेक थी। पॉलिटिकल अर्थक्वेक मतलब कांग्रेस को काफी हिला दिया रिजल्ट ने। जब रिजल्ट आया फोर्थ जनरल इलेक्शन का 1967 का, तो कांग्रेस को काफी शॉक लगा। क्यों, देखते हैं। देखो, कांग्रेस की सीट अगर हम लोग बात करें, देखो 1967 से पहले इलेक्शन हुई थी कब, 1962 में। 1962 में कांग्रेस को कितनी सीट मिली थी, 361। और 1967 में जो इलेक्शन हुई, कांग्रेस को कितना सीट मिला, 283। लगभग 78 सीट कम हो गए। कांग्रेस को बहुत बड़ा लॉस, 78 सीट कम हो गए, 283 सिर्फ सीट्स मिली। ठीक है, लोकसभा में कांग्रेस को मेजोरिटी तो मिल गया, लेकिन सीट आप देखो 361 से कितना में चले आए, 283 में चले आए। सीट कम हो गए, मेजोरिटी मिला लेकिन बहुत कम वोट मिले पहले के कंपेयर में। वोटिंग परसेंटेज भी काफी कम हो गया। इससे पहले जब इलेक्शन हुए थे कौन कौन से ईयर में, 1952, 1957, 1962, इस समय कांग्रेस जो परफॉर्म करती थी उससे बहुत डाउन आ गई थी कांग्रेस। 67 में डाउन आ गई थी। ठीक है, जो बहुत बड़े बड़े लीडर, इंदिरा गांधी के जो कैबिनेट में मिनिस्टर्स थे, इंदिरा गांधी के कैबिनेट मिनिस्टर्स, जो बहुत बड़े बड़े लीडर, कामराज तमिलनाडु में, एस के पाटिल महाराष्ट्र में, अतुल्य घोष वेस्ट बंगाल में, के बी साहब बिहार में, ये सब उस टाइम के बहुत बड़े बड़े लीडर थे। ये लोग भी अपना इलेक्शन हार गए थे। तुम सोच सकते हो कि लोगों के मन में इनके अगेंस्ट में कितना ज्यादा एक तरह से बोला जाए तो असंतोष था। लोग हैप्पी नहीं थे। बड़े बड़े लीडर्स जो है ये हार गए थे। ऑल्दो कांग्रेस को कैसे भी करके सेंट्रल गवर्नमेंट में तो मेजोरिटी मिल गया, स्टेट में अगर बात करें तब तो कंडीशन और खराब। सेंट्रल में तो चलो किसी तरीके से हम लोग ये देखते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में कि किसी तरह से 283 सीट मिल गया, मेजोरिटी तो मिल गया। स्टेट में देखे हम लोग तो टोटल हम लोग 7+2 स्टेट में, 7+2 स्टेट्स में हम लोग देखेंगे 7 स्टेट में, 7 स्टेट्स में कांग्रेस को तो मेजोरिटी मिला ही नहीं। 7 स्टेट्स में कौन जीत गए, 7 स्टेट्स में तो जीत गए जो दूसरे ऑपोजिशन पार्टी है वो लोग जीत गए। यहां पे 9 क्यों लिखा है मैं बताऊंगा अभी। हाँ, 7 स्टेट्स में तो कांग्रेस को तो मेजोरिटी मिला ही नहीं। इसमें से थोड़ा सा आप स्टार मार लो मद्रास वाला स्टेट में, देखो 7 स्टेट्स में कांग्रेस को मेजोरिटी नहीं मिला। 7 में से जो 6 स्टेट्स थे यहां पे कौन जीते, यहां पे अलग अलग जो पॉलिटिकल पार्टी थी। 7 में से जो 6 स्टेट्स जो थी, यहां पे जो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी की जो ग्रुप थी, 4-5 पॉलिटिकल पार्टी एक साथ में आ गए, उन्होंने मिलकर के कांग्रेस को हराया। और एक स्टेट
मद्रास, इसमें तो एक पार्टी, एक रीजनल पार्टी डीएमके, इसने अपने अकेले दम पे कांग्रेस को हराया। ये बहुत बड़ी बात है, आप इसको बहुत सिंपल तौर पे ना लो, ये बहुत बड़ी बात है। बिकॉज कांग्रेस पार्टी को इस तौर पे देखा जाता था कि ये तो बहुत बड़ी पार्टी है, एक ऐसी पार्टी जिसने इंडिया के फ्रीडम फाइटिंग में, फ्रीडम स्ट्रगल में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। वैसी पार्टी को एक पूरे स्टेट में एक रीजनल पार्टी डीएमके अपने अकेले दम पे हरा देती है, ये मामूली बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है ये। और ऐसा हुआ, मद्रास में डीएमके ने कांग्रेस को अपने अकेले दम पे हराया। अब बाकी के 6 स्टेट्स में क्या हुए, बाकी जो अलग अलग ऑपोजिशन पार्टी के जो ग्रुप थी, वो ग्रुप ने मिलकर के कांग्रेस को हराया। तो 7 स्टेट्स तो ऐसे ही चले गए। 2 स्टेट की अगर हम लोग बात करें, 2 स्टेट में कांग्रेस जीत गई, 2 स्टेट में कांग्रेस को मेजोरिटी मिला। लेकिन हुआ क्या, कांग्रेस के कुछ लीडर्स ने कांग्रेस पार्टी छोड़ दिया, कांग्रेस के कुछ लीडर्स ने कांग्रेस पार्टी छोड़ दिया, और कांग्रेस से वो लोग चले गए वो ऑपोजिशन पार्टी में। 2 स्टेट में क्या हुआ कि कांग्रेस के जो लीडर्स जो है, उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ करके वो चले गए ऑपोजिशन पार्टी में, ऑपोजिशन पार्टी के साथ हाथ मिला लिया, उनको ज्वाइन कर लिया। एज अ रिजल्ट ये 2 स्टेट में भी कांग्रेस जो है अपनी गवर्नमेंट नहीं बना सकी। तो 7+2 टोटल 9 स्टेट में कांग्रेस की कोई गवर्नमेंट नहीं बनी। आप देख सकते हो, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, मद्रास, केरला, इन सब जगहों पे कांग्रेस की गवर्नमेंट नहीं बनी। 9 स्टेट्स, बहुत बड़ी बात है। स्टेट लेवल पे कांग्रेस को बहुत ही मेजर सेटबैक लगा, बहुत ही बड़ी चैलेंज लगी। इसीलिए हम लोग देख रहे हैं कि चैलेंजेस टू कांग्रेस सिस्टम जो है, कांग्रेस की पॉलिटिकल पार्टी वाली जो सिस्टम जो है, इसको क्या मिल रहा है, चैलेंज मिल रहा है। देखो कितना बड़ा चैलेंज मिला है यहाँ पे 67 के दौरान। लेकिन हाँ, चैप्टर का नाम आप याद करो, चैलेंजेस टू कांग्रेस सिस्टम, चैलेंजेस टू एंड रिस्टोरेशन ऑफ कांग्रेस सिस्टम। रिस्टोरेशन का मतलब क्या, बाद में ये रिस्टोर भी होगा, ठीक भी होगा। कैसे ठीक होगा समझेंगे हम लोग। तो जैसा मैंने आपको बताया कि मद्रास वाली स्टेट में अगर हम लोग देखें तो डीएमके, द्रविड़ा मुन्नेत्र कझगम, ये जो एक रीजनल पार्टी थी मद्रास में। मद्रास स्टेट कहां है, ये तमिलनाडु जो स्टेट है, तमिलनाडु स्टेट को पहले मद्रास स्टेट बोलते थे। तो यहां पे इनको क्लियर मेजोरिटी मिला, और इसका एक बहुत बड़ा कारण यह था कि वहां पे डीएमके पार्टी जो है, ये एक मैसिव एंटी हिंदी एजिटेशन जो स्टूडेंट कर रहे थे। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उनका कहना ऐसा था, डीएमके पार्टी के बहुत सारे लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। उनका कहना यह था कि सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज बना रही है ना। तो जो डीएम बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट थे साउथ में, तो उनका कहना यह था कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट हिंदी को बना रही है ऑफिशियल लैंग्वेज, और इस मैटर को लेकर के बहुत सारे स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे थे। डीएमके इसमें बढ़ चढ़ के आगे था, और इनका इसको फायदा मिला। ठीक है, इनको फायदा मिला, जो कि देखेंगे मद्रास में ये लोग अपना गवर्नमेंट बनाएंगे। ठीक है, अ नॉन कांग्रेस पार्टी हैड मेजोरिटी इन द स्टेट, एक ऐसा स्टेट में एक बिना कांग्रेस की पार्टी के अकेले अपने दम पे जो है वो गवर्नमेंट बना रहा है, बहुत बड़ी बात। बाकी के जो स्टेट्स में देखेंगे तो वहां पे क्या बनेगा, कौन सी गवर्नमेंट बनेगी, कोalition गवर्नमेंट बनेगी। कोalition गवर्नमेंट बनेगी। कोalition गवर्नमेंट क्या होता है समझेंगे अभी हम लोग, है ना। कोalition गवर्नमेंट क्या होती है और डिफेक्शन प्रोसेस क्या होता है हम लोग समझेंगे। ये क्वेश्चन, क्या कांग्रेस की डोमिनेंस खत्म हो गई, ओवर हो गई, पार्ट 3 में इसका आंसर मिलेगा आपको। पार्ट 3 जो मेरी वीडियो आएगी उसका आंसर इसमें मिलेगा। पार्ट 3 इसी टॉपिक पे बेस्ड होगा बेसिकली। कोalition क्या होता है ये समझते हैं। हमने ये देखा कि कांग्रेस को हराने के लिए जो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी जो है ये साथ में आ गई। एक तरफ कांग्रेस थी तो दूसरी तरफ अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी थी, इन्होंने साथ में हाथ मिलाया कि मिलकर के कांग्रेस को हराएंगे। यही है क्या, कोalition। तो 1967 का इलेक्शन जो है ये एक नए फेनोमेना को सामने लेके आता है, दैट इज कोई सिंगल पार्टी को मेजोरिटी मिला नहीं, तो बहुत सारी अलग अलग पार्टी जो है वो मिलकर गवर्नमेंट बनाती है। 1967 के इलेक्शन में, ठीक है, कुछ ऐसे स्टेट्स थे जहां पे हम लोग देखेंगे कि किसी पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिला, तो गवर्नमेंट कौन बनाए, तो जो बाकी जो दूसरे नॉन कांग्रेस पार्टी थी उन्होंने क्या मिला, उन्होंने मिल करके गवर्नमेंट बनाया। उन्होंने उनको क्या कहा, उन्होंने उनको कहा संयुक्त विधायक दल। ठीक है, जॉइंट लेजिस्लेटिव पार्टी।
तो जॉइंट लेजिस्लेटिव पार्टी में क्या था कि अलग अलग कांग्रेस, अलग अलग पार्टी थी, अब वो लोग मिल करके उन्होंने गवर्नमेंट बनाया। तो इसीलिए बहुत बार इसको एसवीडी, संयुक्त विधायक दल, एसवीडी गवर्नमेंट भी कहते हैं, एसवीडी गवर्नमेंट कहते हैं। लेकिन ये जो अलग अलग पार्टी साथ में आई है, क्या इनकी आइडियोलॉजी सेम थी? आप याद करो, थोड़ा देर पहले मैंने बताया था इनकी आइडियोलॉजी डिफरेंट थी। इन्होंने तो कहा था हम लोग डेमोक्रेसी को बचाने के लिए साथ में आए हैं। इन्होंने कहा था कि हम लोग तो डेमोक्रेसी को बचाने के लिए साथ में आए हैं। तो इनकी जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी जो थी, ये कैसी थी? इनकॉन्ग्रुएंट थी। इनकॉन्ग्रुएंट मतलब टोटली डिफरेंट थी। अलग अलग तरह के माइंड के लोग थे, अलग अलग तरह की इनकी ऑब्जेक्टिव थी। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप यहां पे देख सकते हो, आप यहां पे कि एसवीडी गवर्नमेंट बिहार में जो थी, यहां पे दो सोशलिस्ट पार्टी थी, एसएसपी पीएसपी। इसके साथ सीपीआई पार्टी थी लेफ्ट से, जनसंघ पार्टी थी राइट पार्टी थी। तो देखो ये सीपीआई एक अलग तरह की पार्टी है, इनकी अलग आइडियोलॉजी है, जनसंघ की अलग आइडियोलॉजी है, लेकिन फिर भी ये लोग साथ में है। एसएसपी पीएसपी इनसे अलग है, बट फिर भी साथ में है। क्यों साथ में है? कांग्रेस को हराना है, इसलिए साथ में आए। पंजाब में वो लोग अपने आप को क्या बुलाते थे? एसवीडी नहीं, पंजाब में ये लोग ने अपना दूसरा नाम रखा, पॉपुलर यूनाइटेड फ्रंट। ये जो अलग अलग ग्रुपिंग है ना अलग अलग पार्टी की, इन्होंने अपना नाम क्या रखा? पॉपुलर यूनाइटेड फ्रंट। वहां हम लोग देखेंगे अकाली पार्टी में एक ग्रुप था संत ग्रुप और दूसरा था मास्टर ग्रुप। ये दोनों एक दूसरे से ऑपोजिशन थे, एक दूसरे से इनका बहुत ज्यादा बनता था नहीं, लेकिन फिर भी साथ में आए। क्यों साथ में आए? कांग्रेस को हराना है। सीपीआई, सीपीआईएम, एसएसपी, रिपब्लिकन पार्टी, भारतीय जनसंघ, ये लोग भी साथ में आए। क्यों? कांग्रेस को हराना है। आइडियोलॉजी अलग है, फिर भी साथ में आए, कांग्रेस को हराना है। तो ये था कोalition। डिफेक्शन प्रोसेस क्या होता है समझो। मान लो आप किसी ए पार्टी से बिलोंग करते हो, आप ए पार्टी से बिलोंग करते हो, आप मान लो ए पार्टी से इलेक्शन हुआ, आप जीत भी गए, लेकिन जीतने के बाद में आपने क्या किया? अपने पार्टी ए छोड़ के पार्टी बी में चले गए आप। तो आपने पार्टी ए से जीता है, आप तो इलेक्शन कैसे जीते हो? पार्टी ए से, लेकिन आप बाद में क्या करते हो? आप पार्टी ए छोड़ करके चले जाते हो बी में, तो इसको बोलते हैं डिफेक्शन। 1967 में हम लोग देखेंगे कि कुछ कांग्रेस के लीडर्स, ये लोग क्या करेंगे? ये लोग कांग्रेस पार्टी छोड़ के चले जाएंगे ऑपोजिशन पार्टी में। एज अ रिजल्ट कांग्रेस गवर्नमेंट नहीं बना पाएगी और जो दूसरी ऑपोजिशन है वो लोग गवर्नमेंट बना लेगी। मतलब ये जो डिफेक्शन प्रोसेस है, इसने काफी एक तरह से इन्फ्लुएंस किया है, एक रोल प्ले किया है गवर्नमेंट बनाने में या फिर गवर्नमेंट गिराने में। डिफेक्शन का मतलब है जब एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव क्या करता है? पार्टी को छोड़ देता है, लीव कर देता है, जिस सिंबल से उसने जीता है, अब कोई दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर लेता है। तो जैसा मैंने बताया कि कांग्रेस के टाइम में क्या हुआ कि वो दूसरी पार्टी जो है, कांग्रेस के कुछ लीडर्स है, उन्होंने डिफेक्शन किया। ठीक है, तो जैसे हम लोग यहां पे एग्जांपल देख सकते हैं कि डिफेक्शन कांग्रेस के कुछ लीडर्स ने क्या किया? डिफेक्शन किया, जिससे नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट बनी 3 स्टेट में, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के कुछ लीडर्स ने कांग्रेस छोड़ करके दूसरा पार्टी को ज्वाइन कर लिया, तो गवर्नमेंट कौन बनाया? ऐसे तो कांग्रेस को मेजोरिटी मिला था, लेकिन कांग्रेस के कुछ लीडर छोड़ के यहां चले आए, तो अब जो अपोजिशन थी उनके पास मेजोरिटी आ गया, अब तो उन लोगों ने गवर्नमेंट बनाया। ऑल्दो डिफेक्शन जो है आज के डेट में बैन है, गवर्नमेंट जो है इसके ऊपर रूल है कि ये करना गलत है ना, इसके लिए कानून लाया गया है, लॉ लाया गया है कि डिफेक्शन करना गलत है। ठीक है, लेकिन उस टाइम में तो नहीं था, उस टाइम में तो ऐसा प्रॉपर था नहीं। तो ये पूरा प्रोसेस को जो है हम लोग एक एक्सप्रेशन से बताते हैं, आया राम गया राम, है ना। ये पूरा जो इवेंट जो है बेसिकली एक पर्सन का स्टोरी है कि उसने एक दिन में 3 बार जो है पार्टी को चेंज किया, तो उस चीज को लेकर के बोलते हैं कि एक बस ये टर्म यूज करते हैं, आया राम गया राम। ठीक है, कि बस आ रहे जा रहे पॉलिटिकल पार्टी चेंज कर रहे हैं, कुछ मतलब लाइक बस जो है पॉलिटिकल पार्टी जस्ट आराम से चेंज कर रहे हैं। तो ये था डिफेक्शन प्रोसेस। इसके बाद जो मेरी पार्ट 3 आएगी, चैलेंजेस टू एंड रिस्टोरेशन ऑफ कांग्रेस सिस्टम में, इसमें मैं बताऊंगा कि ये रिस्टोरेशन कैसे होगा। अभी तक तो हम लोग ने क्या देखा? चैलेंजेस देखे ना, अब रिस्टोरेशन क्या होता है ये हम लोग देखेंगे पार्ट 3 में। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को बिल्कुल लाइक, कमेंट एंड शेयर करें। थैंक यू।